दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज। आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब की टेस्ट सीरीज। इसका पार्ट 1 हम लोग दोस्तों सॉल्व कर लिए थे, यहां गलती से पार्ट 1 लिख गया है। पार्ट 1 हम लोग सॉल्व कर लिए थे, अब इसी का हम पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में दोस्तों हम लोगों ने 75 क्वेश्चन देख लिया था, एक से बढ़कर एक प्रश्न थे। अब दोस्तों 75 से लेकर 150 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक जीएस के दोस्तों प्रश्न है। और आपको तो बताया ही था, ये जो इस महीने की मैगजीन आई है पीसीएस वाली, उसमें मॉडल पेपर जो दिया है बहुत ही बेहतरीन ये मॉडल पेपर था, इसलिए हम इसको सॉल्व करवा रहे हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों वहां पर एक टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहां पर जाएंगे तो इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप इसे रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन 75 से इसको शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। बहुत अच्छा मैचिंग से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। एक तरफ हमें कुछ प्रदूषक दे दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे क्या प्रभाव पड़ता है वो दे दिया गया है। इसे मिलाकर हमें बता देना है कौन सा ऑप्शन हमारा बन रहा है। बड़े ही आसान प्रश्न होते हैं क्योंकि ये आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं थोड़े से ही एफर्ट करने पर। तो दोस्तों यहां पर आप लोग जो सबसे ज्यादा क्लियर हो उसी के पास पहले जाइए। तो हम लोग जानते हैं ये धूल कण जो होते हैं ये श्वसन संबंधित रोग फैलाते हैं, तो सी वाला एक पर आ जाएगा। ये तो क्लियर हो गया दोस्तों। और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से दोस्तों लीवर और किडनी जैसी बीमारियां होती हैं, तो ये डी वाला 4 पे चला जाएगा। तो ये सी वाला 2 पर, डी वाला 4 पर, तो ये कहाँ यहाँ हो सकता है क्योंकि यहीं पर ये है, सी 2 है और ये 4 डी के पास है, तो यही वाला हो सकता है। अब हम कह सकते हैं ए वाला 3 पे जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कैंसर जैसी जनित बीमारियों को फैलाता है। और सीसा जो है ये आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियों को फैलाता है। तो यहां हम कह सकते हैं ये सी वाला आपका ऑप्शन बनेगा। बहुत अच्छा। आप लोग यहां पर दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक दोस्तों फार्मूला पूछता है। सी और ओ दोनों कैपिटल होते हैं, ये जान लीजिए, एक प्रश्न पूछा जाता है। और कोबाल्ट में दोस्तों सी बड़ा होता है और ओ स्मॉल होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में दोनों कैपिटल होते हैं। तो याद रखेंगे ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कोबाल्ट है, ये अंतर याद रखे रहेंगे आप। आगे दोस्तों हम लोग देखें अगर ये क्वेश्चन नंबर 77 में, तो यहां पर दोस्तों एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रश्न दिया है। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता का मतलब दोस्तों यहाँ ये है कि समुद्र का वो क्षेत्र जो किसी देश के नियंत्रण में नहीं आता है, वो खुला क्षेत्र है, वहां की जो जैव विविधता नष्ट हो रही है उसके दोस्तों बचाने के लिए जो समझौता के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों को पढ़कर हमें बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन में हमें बताना है। तो अगर हम लोग यहाँ पहले वाले ये स्टेटमेंट को अगर देखें तो ये है कि यह एक संधि है जिसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के ढांचे के वार्ता के तहत तैयार किया गया है। तो दोस्तों ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के ढांचे के तहत, वार्ता के तहत नहीं तैयार किया गया है। ये अनक्लॉस आप लोग जानते होंगे, अनक्लॉस जिसे कहा जाता है दोस्तों। अनक्लॉस का मतलब आप लोग सुने होंगे ये बात कि समुद्री कानून पर यूएन की जो अधिसमय है उसके तहत शुरू किया गया था, तो ये गलत है। और रूस और जापान इस समझौते के हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, तो ये बात सही है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पहला गलत, तो ऑप्शन बी आपका यहां पर सही होगा। आगे चले हम देखते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक आपको फैक्चुअल प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। 78 में अगर हम लोग देखें तो आपसे कह रहे हैं कि बायोडायवर्सिटी दिवस यानी जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों लोगों को यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, एक एक करके आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन दिवस मनाया जाता है, वन। तो आज आपने वन लगा दिया, कल वर्षा होगी, यानी 22 मार्च को क्या होगा, यहाँ जो 22 मार्च नहीं दिया है मैं बता देता हूँ, 22 मार्च को जल दिवस है। आज आपने वन लगाया तो अगले ही दिन मान लीजिए वर्षा हो गई तो ये जल दिवस हो गया, 22 मार्च को जल दिवस। और यहाँ पर जो दिया है दोस्तों 21, इसको हम फिर से देखते हैं जैसे, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 में जो दिया है, तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। बहुत अच्छा, जैव विविधता दिवस
कब मनाया जाता है ये आपसे जानना चाह रहे हैं। बायोडायवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें बहुत सरल है लेकिन कंफ्यूजन लोगों में बहुत होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है ये 22 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों और दिया है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एक और आता है दोस्तों 22 मार्च, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो तीनों को याद रखे रहेंगे। 22 मार्च जो होता है दोस्तों क्या है, पहले मार्च आता है, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस, और 21 मार्च है दोस्तों यानी जल दिवस के एक दिन पहले ये वन दिवस मनाया जाता है, विश्व वन दिवस। तो इन सबको याद रखे रहेंगे तो आपको बहुत काम देगा। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 79 में। तो यहाँ दोस्तों कह रहे हैं कौन सा ये हमारा जोड़ा, आपको 4 जोड़े दे दिए गए हैं, कह रहे हैं कौन सा जोड़ा हमारा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप मार्किंग जरूर करें और थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि इस बार इसी के चक्कर में मेरे 2 प्रश्न पीसीएस में गलत हो गए थे, क्योंकि ये नहीं को हम ध्यान नहीं दे पाए थे तो उसको यस मान लिए थे। तो एंथोलॉजी मतलब क्या होता है दोस्तों, एंथोलॉजी का मतलब पुष्प का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। रेशम कीट का पालन जो होता है उसे हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं, ये भी सही है। एपीकल्चर को दोस्तों, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। तो ये शुरुआत के तीनों सही हैं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक आप समझ गए होंगे शुरुआत के, जब आपको ऐसा क्लियर हो जाए कि 3 सही हैं तो स्वाभाविक सी बात है चौथा ही गलत होगा, यही गलत है। एंटोमोलॉजी मतलब क्या होता है दोस्तों, कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, जैसे इंसेक्ट जो होते हैं उन कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो ये चीज यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों ये जो पंछियों का अध्ययन दिया है, पंछियों का अध्ययन और ये ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, उनको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, याद रखे रहेंगे ये सब। और आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 वाले में। इसमें दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछ रहे हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड नाम है विटामिन सी का, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है, रेटिनॉल है, ये भी आप लोग जानते हैं। और ये विटामिन बी1 का ये रासायनिक नाम दोस्तों ये थायमिन है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो कैल्सीफेरॉल है, विटामिन डी का ये रासायनिक नाम है। तो सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर हम लोग देखते हैं 81 में, तो इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी लोकसभा के सत्र का अवसान के लिए प्राधिकृत है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 टर्म आते हैं, ये दोस्तों सत्र का अवसान या फिर सत्र का स्थगन, तो दोनों बातें अलग है। ये दोस्तों सत्र का जो अवसान लिखा है, सत्र का अवसान का मतलब पूरे सत्र को समाप्त कर देना, अब अगला सत्र जो स्टार्ट होगा, अगली बैठक होगी वो। तो दोस्तों सत्र का अवसान राष्ट्रपति करते हैं, याद रखे रहेंगे आप। और जब सत्र का स्थगन होता है, यानी जो सत्र चल रहा है थोड़े समय के लिए, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए जो स्थगन होता है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो यहाँ पर अवसान है यानी पूरे सत्र को समाप्त करने की बात आ रही है, तो यहाँ पर ये राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर सत्र का मतलब स्थगन होता, सत्र का स्थगन यानी सत्र थोड़े समय के लिए को स्थगित कर देना, तब ये लोकसभा अध्यक्ष हो जाता। आगे अगर हम लोग देखें ये क्वेश्चन नंबर 82 में, तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों भारतीय संसद के कामकाज में शून्य काल का क्या अर्थ है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं भारतीय संसद का जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है चलना, तो वो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक दोस्तों प्रश्नकाल होता है, यानी सत्र का जो पहला घंटा होता है इसे हम लोग प्रश्नकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रश्नकाल। ये तो हमारा प्रश्नकाल हो गया। और प्रश्नकाल के बाद जो अगला घंटा आता है, यानी 12 बजे से लेकर 1 बजे, क्योंकि 11 बजे से शुरुआत होती है, 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच को क्या हम बोलते हैं, प्रश्नकाल। और 12 बजे से लेकर जो 1 बजे के बीच होता है इसे हम लोग शून्यकाल बोलते हैं, शून्यकाल। तो यहाँ पर प्रश्नकाल एवं अगली कार्यसूची के बीच का समय ये शून्यकाल होता है। तो आप लोग जानते होंगे शून्यकाल के बारे में। आगे चले हम लोग देखते हैं दोस्तों ये 83, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है, कौन सी संवैधानिक निकाय नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक होगी तो उसमें बड़े अच्छे से ही दिया है, पूरा एक ही जगह पर दे दिया है, इतने संवैधानिक निकाय हैं, इतने संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय का मतलब ये होता है जिसका जिक्र हमारे संविधान में किया गया है अनुच्छेद के रूप में। तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग आप लोग जानते हैं, ये भी दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग, ये भी एक संवैधानिक निकाय है। तो आप लोग जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, ये संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग भी संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग भी संवैधानिक निकाय है,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। इसे संसद के माध्यम से दोस्तों एक तरह से बनाया गया है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों जरा हम लोग देखें कहाँ है संविधान में इनका जिक्र, कहाँ है। संघ लोक सेवा आयोग को देखें तो अनुच्छेद 315 में इनका जिक्र है। निर्वाचन आयोग को देखें तो अनुच्छेद 324 में इनका जिक्र है। और वित्त आयोग को देखें तो 280 में, अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र है। और बाकी इसका ये तो संविधान में इसका जिक्र नहीं है, इसे एक कानूनी तरीके से बनाया गया है संसद के माध्यम से। आगे चले हम लोग देखें 84 में, तो 84 में यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखें बहुत अच्छा, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से संबंधित एक प्रश्न दिया है। ये क्या है, थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं तो क्लियर दिखेगा। तो दोस्तों कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सही नहीं है उसी को हमें पकड़ना है, देखना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मतलब इसको अधिनियम जो पारित किया गया था 1992 में इस अधिनियम को पारित किया गया था और बाद में इसे बनाया गया था। तो पहले वाले स्टेटमेंट में कह रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है। तो भारत के किसी भी भूभाग से किसी भी व्यक्ति को आयोग के समक्ष बुलाना और पूछताछ करना, जी बिल्कुल सही है। किसी भी दस्तावेज की खोज एवं प्रस्तुतिकरण की मांग करना, ये भी सही है। और गवाहों व दस्तावेजों के परीक्षण के लिए सम्मन जारी करना, ये भी सही है। यानी हम कह सकते हैं उपर्युक्त तीनों विकल्पों में से कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की शक्तियों के संबंध में गलत है। तो यानी हम कह सकते हैं उपर्युक्त में से कोई नहीं ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है, समझ गए होंगे आप। अगर हम लोग अब 85 क्वेश्चन नंबर 85 वाले को देखें तो इसमें कह रहे हैं कौन सा कथन अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में सही नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव जानते हैं दोस्तों, ये विपक्ष लेकर आता है, इसलिए क्योंकि उसको मालूम जब होता है कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत नहीं है, वो कई सारे उनके जो सदस्य हैं वो छोड़ दिए हैं, वो हमारी तरफ आ गए हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है। अगर ये पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। तो इसी सेंस में है ये, लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों यस, ये बात तो यहाँ पर सही है। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है। तो नहीं दोस्तों, यही बात गलत है, क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो पूरे मंत्री, पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, पूरे सरकार के खिलाफ, पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ आया जाता है, किसी एक विशेष के नहीं। तो यही वाला गलत है, यही आपका आंसर होगा। बाकी ये सब सही है। मंत्री परिषद में लोकसभा के विश्वास निर्धारण के लिए लाया जाता है, या लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो सब सही है, बी वाला केवल गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि यह पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है, किसी एक के नहीं। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो ये 86 में क्या कह रहे हैं कि न्यायिक सक्रियता के औचित्य के संदर्भ में क्या सही है। तो न्यायिक सक्रियता की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर न्यायिक सक्रियता के बारे में दोस्तों आप लोग जानते हैं, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा हमेशा चर्चा में रहता है। न्यायिक सक्रियता का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जब न्यायपालिका अपना दायरा छोड़कर वो विधायिका के कामकाज में दखल देने लगती है कोई अच्छे कारण से, सामाजिक हित के लिए, तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। तो जब विधायिका अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में विफल हो गई हो, तब न्यायपालिका वहां दखल देता है। यस, बिल्कुल सही है। जब विधायिका और कार्यपालिका नागरिकों के मूल अधिकारों अथवा कानून प्रशासन की न्यायपूर्ण व्यवस्था देने में विफल हो गई हो, यस, तब आता है जब सर्वसत्तावादी संसदीय दल वाली सरकार द्वारा संविधान का गलत उद्देश्यों से दुरुपयोग हो रहा है। यस, तो उपर्युक्त तीन के तीनों सही हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं डी, उपर्युक्त सभी सही है न्यायिक सक्रियता के सेंस में। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो 87 में क्या कहा जा रहा है आपसे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय क्षेत्र PIL के अंतर्गत आता है। PIL का यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे, PIL का मतलब दोस्तों होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको दोस्तों हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका के बारे में आप लोग जानते हैं, वो जो मतलब आप जैसे एक व्यक्ति हैं, आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, तो आप वो बेचारा मतलब कोर्ट तक या फिर न्याय मांगने के लायक नहीं है, तो आप उसे न्याय दिलवा सकते हैं। तो ये होता है एक तरह का न्यायिक सक्रियता। बधुआ श्रमिकों के प्रति और उपेक्षित बच्चे, दंगा पीड़ितों की याचिका, यानी सबके लिए ये अंतर्गत आता है PIL। आगे दोस्तों हम लोग देखें, ये 88 में क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती है।
तो दोस्तों ये बताया गया है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो संख्या होती है कम से कम वो 12 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 15% होनी चाहिए। 15% का मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये 403 विधानसभा सीटें हैं, तो 403 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, अगर इसका हम 15% निकाल लें तो लगभग 60 हो जाता है, यानी 60 मंत्री से ज्यादा आप मैक्सिमम नहीं बना सकते। अगर जहां कम से कम बनाना हो तो वहां 12 बना सकते हैं, तो याद रखे रहेंगे इसे। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो 89 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य सरकार की कैबिनेट की भूमिका के संदर्भ में सही नहीं है। तो राज्य सरकार की कैबिनेट की भूमिका के संदर्भ में कौन सा मामला सही नहीं है। यह राज्य सरकार का मुख्य नीति निर्देशक निर्धारण का अंग है। यस, कैबिनेट जो होता है भाई, कैबिनेट वही होता है ना जो ताकतवर मंत्री होते हैं उनका एक समूह। मंत्री बहुत होते हैं, उन मंत्रियों में से कुछ जो ताकतवर, कुछ अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं उनको कैबिनेट का दर्जा मिलता है। तो यस, ये बात तो सही है, राज्य सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह है, यह सही है। यह केवल वैधानिक मामलों को ही देखते नहीं भाई, वैधानिक के मामले में अन्य मामलों को भी देखते हैं। जहां केवल वगैरह आए वहां थोड़ा सा सतर्क हो जाया करिए, तो अपने आप मिल जाएगा। राज्यपाल की सलाहकार भी होते हैं, यस, तो यही गलत है आपका सी वाला। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 90 वाले में, तो कह रहे हैं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अहर्ताओं में शामिल है। तो अगर आपको राज्य विधानमंडल की सदस्यता लेनी है तो आप उसके लिए किस तरह से एलिजिबल होते हैं इसको बताना है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी एज 25 होनी चाहिए और विधान परिषद की सदस्यता के लिए आपकी एज 30 साल होनी चाहिए, ये बात तो सही है। विधानसभा का सदस्य चुना गया व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होनी चाहिए, यस। भारत का नागरिक भी होना चाहिए, यस, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें ये 91 वाले में, तो इसमें दोस्तों क्या है कि संविधान के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें लोग 74-75 में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रावधान दोस्तों यह आर्टिकल्स 74 में किया गया है। आर्टिकल 74 के 1 में आप लोग देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री परिषद होगी जिसके अनुसार वो राष्ट्रपति को सलाह देगी, उसके अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा, तो ये होगा। और अनुच्छेद 75 में आप लोग जानते हैं, इसका भी आपको कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। इसका दोस्तों यहाँ मतलब ये है कि जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, यानी प्रेसिडेंट जो होगा वो अपने प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो इसमें यही बात कही गई है इसमें वाले में। और 76 में तो दोस्तों आपको उसमें महानियंत्रक की बात किया गया है, इसमें आप लोग जानते होंगे अटॉर्नी जनरल जिसे आप लोग कहते हो। और यहाँ 77 में कहा है कि सभी कार्यकारी जो होता है वो कार्यकारी वर्ग जो होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, तो ये इसमें बात कही गई है। तो सारी चीजों को क्लियर करते चलते रहे हम, ये सिर्फ नहीं कर रहे हैं कि हमें प्रश्न गिनना है, प्रश्नों को संख्या को हमें गिनाना है, नहीं, हम ये सोचते हैं कि एक ही प्रश्न में आपको 4-4 चीजें एक्स्ट्रा बता दें तो आपको एक ही टेस्ट सीरीज में 4 टेस्ट सीरीज के बराबर हो जाए, बस आपकी क्षमता होनी चाहिए इसे बर्दाश्त करने की। आइए चलते हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें दोस्तों करें कि बच्चों वाला प्रश्न यहाँ पर आ गया है, कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। एकदम ये बच्चों वाला प्रश्न है, जो बच्चा 8वीं 10वीं में होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वो भी समझ जाएगा कि भाई ये संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। चले हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों 93 में एक मैचिंग से रिलेटेड प्रश्न आ गया है। अगर हम लोग इस प्रश्न को अगर यहाँ पर देखें थोड़ा सा, तो कह रहे हैं कि एक तरफ में हमें अनुसूची दी गई है और दूसरे कॉलम में हमें उसके विषय दिए गए हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों बड़े अच्छे से, ये जो हम लोग सबसे ज्यादा क्लियर हो उसी को हम लोग पहले मिलाएं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो देखते हैं तीसरी अनुसूची में आप लोग जानते हैं पदाधिकारियों के शपथ के बारे में दिया गया है। चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यों के मतलब राज्यों के लिए राज्यसभा में उनका सीटों का जो आवंटन है ये दिया गया है। और 11वीं अनुसूची आप लोग इसे कौन भूल सकता है, पंचायतों की शक्तियां दी गई है। और 7वीं में संघ सूची दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कौन हुआ, ए वाला हमारा 3 पे गया, ए वाला 3 पे गया, बी वाला 4 पे, यही होगा, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखे हैं 94 में क्या है यहाँ,
तो 94 में हमारा कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो चले देखें कौन सा सुमेलित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 155 से रिलेटेड है। वित्त आयोग अभी अभी मैंने बताया अनुच्छेद 280। अखिल भारतीय सेवाएं जो होती है अनुच्छेद 312। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, जाति या जनजाति, यहाँ पर थोड़ा सा आप ब्रेक लिया करिए, समझा करिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 ए में बताया गया है। और केवल अनुसूचित जाति यानी हम लोग ऐसे शॉर्टकट में कह सकते हैं एससी आयोग, जो ये तो एसटी हो गया, जनजाति का मतलब ये एसटी, एससी का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये अनुसूचित जाति। इसका दोस्तों हमारे आर्टिकल्स में जो प्रावधान है अनुच्छेद 338 और ये एसटी के लिए अनुच्छेद 338 है। और इसी के लगे हाथ आप ओबीसी का भी जान लीजिए। जो ओबीसी का आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है दोस्तों, ओबीसी का ये अनुच्छेद 338 बी है। तो याद रखे रहेंगे 338 एससी, 338 ए एसटी, 338 बी ओबीसी, ध्यान रखे रहेंगे। आगे अगर हम लोग देखें 95 में क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मौलिक कर्तव्यों किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों, इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इतना जानते रहेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अगर ये 96 में, तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको मतलब संबोधित करते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र यानी इस्तीफा देना होगा तो अपना इस्तीफा किसे देगा, तो ये एक प्रश्न पूछा जाता है। तो भाई उपराष्ट्रपति को देगा। कुछ लोग कहते हैं भाई प्रधानमंत्री को देगा, नहीं, वो उपराष्ट्रपति को देता है। आगे देखें अगर हम लोग, तो ये 97 में ये सरकारीय आयोग की सिफारिशों का संबंध है। तो सरकारीय आयोग दोस्तों ये पूछा जाता है, एक बड़ा सवाल है सरकारीय आयोग की सिफारिश से रिलेटेड दोस्तों। रणजीत सिंह सरकारिया एक अध्यक्ष बनाए गए थे 9 जून 1983 को जब ये आयोग बना था। 9 जून यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा 1983 को। तो रणजीत सिंह सरकारिया नाम के व्यक्ति थे, वही इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ये सरकारी आयोग किससे संबंधित है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को, उनकी शक्तियों के बंटवारा वगैरह को लेकर बना था। तो यही है। आगे चले देखते हैं हम लोग दोस्तों, ये 98 में क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहे हैं कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। बच्चे वाला प्रश्न है ये। आगे चले हम लोग देखते हैं भारतीय संसद किनसे मिलकर बनती है। तो भारतीय संसद जो किसके मिलकर बनती है, तो इसमें मतलब जो लोग थोड़ा सा मैच्योर हैं वो समझ जाते होंगे। तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी इंक्लूड होता है। कुछ लोग केवल लोकसभा और राज्यसभा ही कह देते हैं, तो नहीं, यहाँ देखें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, सी हो जाएगा आपका यहाँ पे। आगे हम दोस्तों हम लोग ये 100 को अगर देखें तो 100 वाले में आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा ये जो मतदान करने की एज है वो 21 साल से घटाकर 18 वर्ष किया गया। अभी आप लोग जानते हैं हम लोग जो वोट देते हैं वो मैक्सिमम एज आपकी जो है, मिनिमम एज जो है 18 साल होनी चाहिए कम से कम। मिनिमम मैक्सिमम तो कोई वो नहीं है। तो पहले ये वोट देने का ये था दोस्तों, 21 साल के जो लोग थे वो वोट देते थे। लेकिन दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, राजीव गांधी की सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया कि नहीं भाई, 18 साल तक जाते जाते बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, उनको समझ में आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो उस उम्र को 3 साल कम किए करके 18 साल कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से। तो ये हुआ हमारा। आगे दोस्तों अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 वाले को देखें तो कह रहे हैं पंचायतों के वित्त पोषण यानी उनके लिए फंडिंग के संदर्भ में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और हमें उत्तर देना है, सही उत्तर देना है। तो देखें, राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। जी बिल्कुल, राज्य वित्त आयोग का गठन जो पंचायतों वगैरह को भाई अपना पैसा वैसा रिलीज करता है तो 5 वर्ष पर किया जाता है, बिल्कुल सही। और केंद्रीय वित्त आयोग पंचायतों के अनुदान देने की अनुशंसा नहीं कर सकता। नहीं मेरे भाई, कर सकता है। क्यों नहीं करेगा, पंचायतों को कैसे दशा सुधरेगी, नहीं करेगा तो कर सकता है। तो दूसरा आपका गलत हो गया, पहला सही है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर होगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 102 वाले में, तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये जो
वर्तमान कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका पूरा नाम है। तो इसकी स्थापना आप लोग जानते हैं 1985 में हुई थी। तो इसी से रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि इसकी स्थापना 1985 में एवो हुम के द्वारा की गई थी, तो जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही। उस समय अध्यक्षता कौन थे? तो इसकी अध्यक्षता एक बंगाली हिंदू थे दोस्तों, जिनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी आप लोग हैं। और इसमें कह रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी है, नहीं भाई, इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कि एक बंगाली हिंदू थे। और दूसरे अध्यक्षता इसको दोस्तों, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि जब इसकी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई 1985 में, 1985 से लेकर 1933 तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे एक एक साल के लिए चुने जाते थे। तो तब से लेकर हर साल अध्यक्षता की मतलब चुनाव होता था, चुने जाते थे। तो 1986 में ये दादा भाई नौरोजी ये पारसी थे, तो इन्होंने किया था। 87 में एक मुस्लिम तैयब जी थे, वो किए थे। और फिर 88 में जाकर एक यूरोपी थे, वो किए थे। तो यहाँ पर आप जानते रहेंगे। तो आपका यहाँ हो जाएगा दोस्तों, केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर एक, केवल एक। आगे देखें 103 में अगर दोस्तों हम लोग देखें तो कथनों पर विचार करके हमें बताना है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यहाँ पर बताना है सही उत्तर। तो कह रहे हैं पहले वाले स्टेटमेंट में शारदा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद दुधवा नेशनल पार्क के पश्चिम से बहती है, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। अब कह रहे हैं शारदा नदी को नेपाल में क्या देवी नाम से जाना जाता है? तो नहीं भाई, गलत है। शारदा नदी को नेपाल में महाकाली के नाम से जाना जाता है, महाकाली। तो याद रखे रहेंगे इसे, देवी नहीं, महाकाली। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत होगा, पहला सही है। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग 104 वाले में देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है, तो ये बताना है। तो नहीं है, तो आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय विकास की परिषद एक कार्यकारी निकाय के तहत, कार्यकारी आदेश के तहत इसकी स्थापना 1952 में हुआ था। तो इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, जी बिल्कुल सही है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यस, गैर संवैधानिक निकाय है। यह एक वैधानिक निकाय है, नहीं भाई, इसकी वैधानिक निकाय नहीं है। तो यहाँ पर न वैधानिक है न संवैधानिक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। और बाकी चौथा वाला भी सही है। आगे चले अगर हम लोग देखें तो एनडीए पढ़ रहा हूँ मैं, डीएनए का पूरा नाम क्या है? आप लोग जानते हैं डीएनए में ऑक्सीजन नहीं होता है। आप लोग अगर उसकी स्ट्रक्चर वगैरह अगर पढ़े होंगे केमिस्ट्री में तो आपको पता होगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए इसे डीऑक्सी कहा जाता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए में है, और आरएनए में दोस्तों ऑक्सीजन होता है, इसलिए उसे राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। तो आरएनए उसे बोल दिया जाता है, समझ गए। आगे दोस्तों हम लोग देखें, यही है आपका ऑप्शन ए। आगे दोस्तों अगर 106 वाले में देखें तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के बारे में क्या सही है? तो आप लोग जानते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ जो होता है केवल अपने सदस्य देशों को ही कर्ज देता है। जब वो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे होते हैं तो उनको जो वो पैसा देता है सिर्फ अपने सदस्यों को देता है। तो ये सही यही है यहाँ पर जो दिया है। ऐसा नहीं वो किसी को भी दे देगा, ऐसा नहीं है सिर्फ विकासशील देशों को देगा या केंद्रीय बैंक को देगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ अपने सदस्यों को देता है। आगे देखें 107 में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रेत के परवलयाकार, जिसे पैराबोलिक ड्यून्स हम लोग कहते हैं, रेत के परवलयाकार टीले पाए जाते हैं? तो ये कासगंज एटा में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी वही आप लोग जानते हैं पश्चिम साइड में यूपी के। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो 107 हो गया। तो 108वें में हम लोग क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, कौन सा कथन सही है? तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है भाई? देखें यहाँ पर आपको मुद्रा स्फीति से दिया है। मुद्रा स्फीति का मतलब महंगाई होता है, आप मोटा मोटा ये जान लीजिए, महंगाई। अब महंगाई बढ़ती है तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? एक बंधपत्र धारण करे हुए लाभ पहुंचाती है, तो दोस्तों नहीं, उसे हानि पहुंचाएगी, क्योंकि वो बंधपत्र में बंधा हुआ है एक तरह से, उसे उतना ही मिलेगा, तो उसे लाभ नहीं, उसे हानि होगा। मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, जी बिल्कुल, जो उधार लिया है उसे लाभ पहुंचाती है, लेकिन जो दिया है उसे नुकसान पहुंचाएगी। कैसे? कि जैसे मान लीजिए आप किसी से उधार ले लिए
और 5 साल बाद उसे लौटाओगे तो उतना ही लौटाओगे, तब तक कितनी महंगाई हो गई रही होगी, उस पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसलिए उधार लेने वाला फायदे में रहता है, महंगाई बढ़ती है। तो दोस्तों ये भी सही है। और मुद्रास्फीति अस्थाई आय समूह वालों को लाभ पहुंचाती है। यस, आपकी इनकम अस्थाई है, बढ़ नहीं रही है, तो महंगाई बढ़ रही है लेकिन आपकी इनकम उतना ही है, तो आपको दोस्तों लाभ कैसे पहुंचाएगी, आपको तो नुकसान पहुंचाएगी ना। तो ये गलत हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन सी गलत है। आगे देखें, 1991 के आर्थिक सुधार, 1991 के जो आर्थिक सुधार एलपीजी हुआ था, आप लोग जानते हैं। तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से क्या परिवर्तन हुआ, तो आप लोग जानते हैं जीडीपी में कृषि का हिस्सा बढ़ गया, एफडीआई का अंतर प्रवाह भी बढ़ा, विदेशी विनिमय कोष, ये एफडीआई का अंतर प्रवाह नहीं दोस्तों, ये वाला नहीं था, केवल जीडीपी कृषि का हिस्सा बढ़ा था और विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई थी। तो यानी ये सॉरी, यहाँ पर हमने कुछ गलती किया है, 1 मिनट, थोड़ा सा हम बैक ले लेते हैं। इसमें दोस्तों एफडीआई का अंतर प्रवाह बढ़ा था, यानी पूरे भारतीय बाजार पूरे विश्व के लिए खोल दिया गया था, ये था। और विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई थी, यस। तो ये दोनों बी और सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 110 में, ये स्वेट इक्विडिटी शेयर, ये एक टर्म है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। स्वेट इक्विडिटी शेयर क्या होता है कि कुछ कंपनियों के जो बहुत ही मेहनती कंपनी में जो बहुत ही मेहनती लोग होते हैं, उनके स्टाफ होते हैं, दिन रात अपना खून पसीना कंपनी को देते हैं, तो कंपनी उनसे खुश होकर उनको डायरेक्ट कैश नहीं देती है, उनको शेयर दे देती है। तो साधारण, तो इसी को दोस्तों स्वेट इक्विडिटी शेयर कहा जाता है। तो इसी से रिलेटेड आपको कुछ टर्म्स दिए गए हैं। साधारण शेयर धारकों को दिया जाता है, अधिमान्य शेयर धारकों को, यस, ए और बी, आपका आंसर बी हो जाएगा, सी। आगे अगर हम लोग देखें 111 में, तो कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है, देखें। मौजूदा कपड़ा मिल का अधिग्रहण, ये तो है। विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली व्यवसायिक फार्म का निर्माण, विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय विक्रय करना। तो यहाँ पर हमारा जो ये विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत यानी आउटपुट बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय करना, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी यही हो जाएगा। और विदेशों में नए स्टील संयंत्र का निर्माण, ये तो है, प्रत्यक्ष निवेशी का उदाहरण है, लेकिन ये नहीं है। आगे देखें हम लोग 12वें में, तो कह रहे हैं दोस्तों ये रासायनिक अभिक्रिया जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट क्या करता है। आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, अगर तो अच्छे से पढ़ाया गया होगा आप लोगों को। कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को दोस्तों कम करके, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके आपकी रासायनिक गतिविधि को तेज करता है, यही है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। आगे देखें, ये 13 वाले में आपसे कह रहे हैं यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी। प्राथमिक घाटा शून्य है तो उधार की जो राशि होगी तो ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा 113 में। आगे देखें हम लोग, अगर ये 14 में क्या पूछ रहे हैं आपसे, अवध के नवनिर्मित सूफी कृषि मिश्रित समाज, अवध के नवनिर्मित सूफी कृषि मिश्रित समाज के विकास में केंद्र किस क्षेत्र को माना जाता है। तो दोस्तों बाराबंकी फैजाबाद वाले क्षेत्र को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर हम लोग देखें 15 वाले में, तो कह रहे हैं बहुपक्षीय विनियोग गारंटी, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण जिसे मिगा बोला जाता है, इसके संबंध में दोस्तों ये किससे संबंधित है, यह विश्व बैंक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ये ए विश्व बैंक। आगे देखें दोस्तों अगर हम लोग, तो ये कह रहे हैं कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो कहलाता है। जैसे आप बहुत बड़े संकट में पड़ जाते हैं तो उस समय जो आपको बड़े फैसले आप लेते हैं कि हमें उस समय क्या करना चाहिए, बहुत बड़ी मुसीबत में आप आ जाते हैं, तो उस समय जो आपको अंदर जो रिलीज होता है हार्मोन, ये एड्रीनलिन। तो एड्रीनलिन जो होता है इसी को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, कि आप विपरीत परिस्थितियों में बहुत बड़े संकट में आपके अंदर यही रिलीज होता है जिसके तहत आप फैसले ले पाते हैं। और दोस्तों और बता दें आपको, यहाँ ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये जो दोस्तों होता है इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये महिलाओं से रिलेटेड होता है। ये महिलाएं जब गर्भावस्था में होती हैं तो उनके दोस्तों जो गर्भाशय को दोस्तों ये एक तरह से दोस्तों वो स्ट्रेच करता है, जिससे बच्चा पैदा होने में आसानी होता है और दूध को भी रिलीज करने में ये काम आता है। आपकी जो
गाय भैंस को जो इंजेक्शन लगाया जाता है दूध निकालने के लिए, यही होता है उसमें भी। और इंसुलिन तो आप लोग जानते हैं, ग्लूकोज, और ये एक दूसरे के दुश्मन है। आपको जिसको अगर डायबिटीज की बीमारी रहती है तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। इंसुलिन का इंजेक्शन लगने से क्या होता है कि उसके ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, जिससे उसका डायबिटीज समस्या नॉर्मल होती है। और एस्ट्रोजन का आप लोग जानते हैं, कोई लड़की 12-13 साल उम्र के बाद वो लड़की जैसी दिखने लगती है, वो एस्ट्रोजन का ये हार्मोन है। यानी ये तरह से लड़कियों में जो एक तरह का मतलब वो लक्षण दिखाई देता है, उनके जैसे ब्रेस्ट थाई वगैरह जो बढ़ने लगते हैं, तो वो इसी हार्मोन्स के कारण होता है। तो यहाँ पर लड़ू और उड़ू हार्मोन के बारे में पूछा तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। आगे दोस्तों हम लोग देखें 117 में कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है। तो विटामिन के जो होता है दोस्तों, यही जो होता है जो है आपके रक्त को थक्का जमने के लिए जिम्मेदार बनाता है। जैसे आपको चोट लग जाती है तो अगर यही नहीं रहेगा तो आपका खून बहता ही रहेगा, थक्का नहीं बनेगा। तो यही आपके रक्त में थक्का बनाने का काम करती है। आगे अगर हम लोग 120 वाले को देखें तो इसमें कह रहे हैं 118, अच्छा ये देखें, एंजाइम क्या होता है। दोस्तों एंजाइम एक तरह की प्रोटीन होती है, आप लोग जानते हैं। और श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। तो मस्तिष्क की अगर संरचना पढ़े होंगे, मस्तिष्क में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। पश्च भाग में दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। इसी से दोस्तों श्वसन, आपकी जो सांस लेने की जो एक तरह से नियंत्रण है, श्वसन का नियंत्रण, ये यही मेडुला ऑब्लांगेटा से ये जो कंट्रोल होती है। आगे देखें, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, याद रखे रहेंगे, कभी ये भी पूछ लेगा। ये न अग्र न मध्य, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क हमारे 3 हिस्सों में है। तो आगे देखें, ये 120 का है दोस्तों, गुप्तकालीन सिक्कों में प्रयुक्त प्राच्य शैली ईस्टर्न मिंट का प्रमुख ढलाई केंद्र वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है। तो वर्तमान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से संबंधित है, याद रखेंगे। आगे दोस्तों 21 वाले में देखें, पौधों का जल का परिवहन किस माध्यम से होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ कई सारा आपको कंफ्यूजन दूर करेंगे। पौधों में जल, यहाँ पर क्या लिखा है, जल, तो जैसे जल जैसे जाइलम, ये जाइलम के माध्यम से होता है। और दोस्तों जो पौधों में भोजन का परिवहन किस माध्यम से होता है, वो फ्लोएम का माध्यम। कैसे याद रख रहेंगे, यहाँ तो आप याद कर लिए, जैसे जल जैसे जाइलम। अब यहाँ भोजन को हम लोग फूड बोलते हैं, एफ से फूड, एफ से फ्लोएम, यानी फूड का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। तो याद रखे रहेंगे, ऐसा आप छोटा सा ये माइंडसेट बनाए रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा। आगे देखें अगर हम लोग, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो कैरोटीन। आगे देखें, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है, तो तांबा और जस्ता होता है पीतल में। आगे देखें, अगर ये बेकिंग सोडा से रिलेटेड संबंधित प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ये हो जाए, कुछ लोग इसको लगा देंगे, ये दोस्तों ये धावन सोडा का हो जाएगा, तो इसको नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा यही, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं इसे। आगे देखें, ये 125 में क्या है, इसका परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। ऐसा कौन सा यहाँ पर पदार्थ है जिसका परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। तो हम लोग एलिमिनेट कर ले, थोरियम का होता है नो डाउट, यूरेनियम का इसमें कोई डाउट नहीं है, प्लूटोनियम का होता है, ये लेड यानी सीसा का नहीं होता है, ऑप्शन डी यही आंसर है। आगे देखें, अगर हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो देखें कौन सा सुमेलित नहीं है। जड़त्व का नियम ये किसको खोज किया था, गैलीलियो ने, यस ये तो सही है। विद्युत चुंबकीय तरंग हेनरिक रुडोल्फ हर्ट ने किया था, ये भी सही है। अति लघुत्तरी यानी बहुत छोटी तरंगे जो होती हैं, ये जगदीश चंद्र बोस इससे रिलेटेड हैं। और प्रकाश तरंग का सिद्धांत ये कह रहे हैं माइकल फैराडे। माइकल फैराडे दोस्तों आपका जो जनरेटर होता है, जो डायनमो होता है, उसकी खोज से रिलेटेड है। और ये प्रकाश तरंग का सिद्धांत दोस्तों, ये जो है प्रकाश तरंग का सिद्धांत का ये खोज दोस्तों क्रिस्टियान ह्यूरोज किए थे, जिनका नाम दोस्तों क्रिस्टियान ह्यूरोज करके उनका नाम था, तो उन्होंने इसका खोज किया था। तो आपको दोनों बता दिए, प्रकाश तरंग का सिद्धांत का खोज क्रिस्टियान ह्यूरोज और माइकल फैराडे डायनमो से। आगे दोस्तों हम लोग देखें, अगर डायनमो आप लोग जानते होंगे, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। 27 वाले को देखें, ये हमारा सूची 1 भौतिक राशि, सूची 2 मापक यंत्र दिया गया है। यहाँ पर अच्छे से हम लोग दोस्तों करते हैं, दोस्तों आराम से कर लेंगे, मिलाने वाला है।
तो उच्च ताप, अगर हाई टेम्परेचर आपको मापना होता है दोस्तों, तो हम लोग पायरोमीटर के द्वारा इसे मापते हैं। पायरोमीटर क्या काम होता है, बहुत बड़ी मात्रा में जो टेम्परेचर होता है उसको मापता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर, और प्रकाश की तीव्रता लक्समीटर, गैस दाब मैनोमीटर। तो सब सीधे सीधे मिले हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। आगे देखें 128 में, तो इसमें कह रहे हैं, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर के रूप में दे देते हैं कि अभी मैंने दोस्तों एक मैगजीन का, दृष्टि आईएएस की मैगजीन का अभी मैंने एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाया था आपको, करेंट अफेयर का दोस्तों। करेंट अफेयर्स में दोस्तों पिछले महीने की जो टेस्ट सीरीज आई थी, उसी में दोस्तों बहुत सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के थे, आप लोग शायद नहीं देखे होंगे। यहाँ आपको कई सारे वहीं से प्रश्न मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज में। तो कह रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी भी जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने का अधिकार है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को देखते हुए सरकार ऐसा फैसला ले सकती है कि ये सूचना पब्लिक में न जाने पाए। तो ये किस धारा के तहत है, धारा 69A। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दोस्तों ये 29 में प्रवीण छेत्री बनाम उत्तर प्रदेश का मामला, ये कब से हुआ है, 2024 में हुआ था। क्यों हुआ था दोस्तों, ये जाति वगैरह का मामला था, जाति आधारित जो प्रथा है उसको खत्म करना, यानी जाति आधारित आप सभाएं नहीं कर सकते हैं, जाति आधारित आप रैलियां नहीं कर सकते, ये सबको देखते हुए ये मामला आया था। तो प्रवीण छेत्री बनाम उत्तर प्रदेश आए, तो जान लीजिए जाति प्रथा को प्रहार करने के लिए था ये। अभी दोस्तों यहाँ पर 130 में राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी इनाम किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, 2016 में आया था। तो ये लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, ऑप्शन नंबर बी, ये मैंने पढ़ाया था तो इसलिए थोड़ा तेजी चल रहे हैं यहाँ पर। जन योजना अभियान 2025-26 का विषय क्या है, तो सबकी योजना सबका विकास, याद रखे रहेंगे, ये बताया हूं मैं करंट अफेयर्स में, उसमें देखेंगे तो ये सब आपको मिल जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी का चयन निम्नलिखित में से क्या सही है, तो किस आधार पर लाभार्थी का चयन हो रहा है मुख्यमंत्री आवास योजना में, तो इसी के तहत हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जो पूर्व में किसी आवासीय सहायता उसको न मिली हो वही उसके लिए एलिजिबल हो सकता है, यानी पात्र परिवार वे है जिन्होंने पूर्व में किसी सरकारी आवास सहायता का लाभ नहीं लिया हो। आगे देखें ये 33 में करें, भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान व देखभाल केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो दोस्तों ये किया जा रहा है ये गोवा में, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में, ऑप्शन बी। आगे देखें किस बैक्टीरिया समूह को नाइटमेयर बैक्टीरिया कहा जाता है, तो किस बैक्टीरिया समूह को नाइटमेयर बैक्टीरिया समूह कहा जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों दिया है पहले वाले में स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये तो नहीं है, ये यहाँ पर नहीं है, और कार्बापेनम प्रतिरोधी एंटीबैक्टीरियासी, यस CRE, ये ऑप्शन नंबर बी है। आगे दोस्तों 35 वाले में देखा जाए तो भारत के बाहर गूगल का सबसे बड़ा, ये गलत है दोस्तों, यहाँ भारत के बाहर नहीं होना चाहिए था, अमेरिका के बाहर। अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, कहाँ इसका सबसे बड़ा हब कहाँ बनाया जा रहा है, तो भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। आगे देखें 136 वाले में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ये द्रव्य पोर्टल का उद्देश्य क्या है। आयुष मंत्रालय के द्वारा ये जो शुरू किया गया है द्रव्य नाम का एक पोर्टल है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य दोस्तों यही है, ये जो आयुर्वेदिक एलिमेंट्स और योग के व्यापक डिजिटल भंडार करना है, तो आयुर्वेदिक और जो योग है उसको डिजिटली स्टोर करना, ऑप्शन नंबर बी 36 का हो जाएगा। आगे देखें दोस्तों तो EFTA, भारत और EFTA समझौते में EFTA ब्लॉक के 4 देश कौन से हैं, तो दोस्तों कौन से हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंक्टनस्टीन, ऑप्शन नंबर बी यही है। आगे देखा जाए ये सब बताया हूं, वहां पर आप लोग देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न वहां पर दिया गया हूं पिछले महीने की मैगजीन का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों यहाँ पर है नगर और यहाँ हवाई अड्डा, नगर और हवाई अड्डे से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है, किस नगर में कौन सा हवाई अड्डा है, तो भाई मैं जौनपुर का हूँ, हमारे ही बगल में ये बाबतपुर का हवाई अड्डा है जो बनारस के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये बाबतपुर। और ये आगरा का ये एक खेरिया जो है हवाई अड्डा ये आगरा में है, और कानपुर वाला ये तो है चकेरी, और बचा एक लखनऊ आपका अमौसी। तो आपका कौन सा यहाँ पर हो जाना चाहिए, ए वाला 3 पे जाएगा, बी वाला 1 पर, तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा।
आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो 39 इंस्पायर पुरस्कार। इंस्पायर पुरस्कार मानक योजना का उद्देश्य क्या है? तो स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देना नहीं, 10 से 15 वर्ष के एज के यानी 10 से 15 एज के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनमें विज्ञान अन्वेषण एवं इनोवेशन की कल्चर विकसित करना है, यही है इसका इंस्पायर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 140 वाले में, तो यहाँ कह रहे हैं रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया। अभी दोस्तों ये पढ़ लीजिएगा आप, रसायन विज्ञान में किस नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और कैसे करके, तो उसे आप पढ़ लेंगे। तो रसायन विज्ञान की बात यहाँ पर की जा रही है, तो रसायन विज्ञान दोस्तों जो दिया गया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा आपका 40 में बी। आगे देखा जाए दोस्तों, ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस सबका, इसमें बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है ये, तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखा जाए दोस्तों, आगे देखें अगर हम लोग ये 42 में, तो कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन का सह अध्यक्ष 2035 से 28 के कार्यकाल के लिए किस देश को चुना गया है, तो ये चुना गया है भारत को, ऑप्शन नंबर बी। स्वाभाविक सी बात है, भारत को चुना गया है तभी चर्चा में आया, नहीं तो क्यों पूछता। इस तरह से आप रिस्क लेकर तुक्का भी लगा सकते हैं, हालांकि मैं तुक्का को प्रेफरेंस नहीं करता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है भारत और एफटीओ के बीच टेपा के तहत, ये बताया हूं मैं वहां पर दोस्तों, सदस्य देश 15 वर्षों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बाध्यकारी प्रतिबद्धता लाए गए, वहां मैं डिटेल से बताया गया हूं। प्लीज आप पिछले महीने की दृष्टि की करंट अफेयर्स के मैगजीन के जो टेस्ट सीरीज हमने करवाया है आप देख लेंगे, तो ये सही है। वानसेर अरेंजमेंट शीत युद्ध की युग बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण समन्वय समिति का स्थान लेता है, यस, तो दोनों के दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो 144 में दोस्तों क्या है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा प्रश्न लग रहा है, सबकी योजना सबका विकास जन योजना का अभियान विषय, जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों में 9 विषय दृष्टिकोण में पंचायत विकसित योजना करना, यस। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है, सही बात है, तो दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों के दोनों कथन सही है, डी वाला हो जाएगा। अब कह रहे हैं गाजा शांति पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस की अध्यक्षता कौन किया, तो वही किया इस समय डोनाल्ड ट्रंप, जो पूरा तहलका मचाया हुआ है, बार बार भारत के स्वाभिमान को चुनौती दे रहा है मोदी जी को उल्टा सीधा बोलकर। तो गाजा शांति पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो डोनाल्ड ट्रंप कहाँ बैठा है भाई, यहाँ है, डी में। आगे देखा जाए 46 में, तो इसमें दोस्तों कह रहे हैं कि हाल की जनजातीय सशक्तिकरण पहलों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। तो भारत सरकार ने जनजातीय समुदाय को योगदान को बनाने और सम्मानित करने के लिए 2026 को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है, तो नहीं भाई, 2026 को जो ये घोषित नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों 2021 में वो जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किए थे, और 2024 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव दिवस वो था, तो ये गलत हो जाएगा आपका। आदिवाणी ऐप एआई संचालित अनुवाद प्लेटफॉर्म है, जिसे आदिवासी भाषाओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है, यस, नाम सही लग रहा है, आदिवाणी यानी आदिवासी भाषाओं को संरक्षित करना, तो ये सही है आपका, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। आगे देखें तो अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है, अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़कर बताएं सही कौन सा है। इसकी शुरुआत सैयद अहमद खान ने की थी, जी बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा से जोड़ना, यस, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे दोस्तों हम लोग देखें तो यहाँ पर एक खगोली पिंड से रिलेटेड है, यह एक खगोली पिंड है, यानी कौन है जो एक खगोली पिंड है जिसका द्रव्यमान ग्रह और तारे के बीच होता है। यह एक तारे की तरह बनता है, लेकिन अपने कोर में हाइड्रोजन का संलयन बनाए रखने में असमर्थ होता है, इसलिए इसे विफल तारा कहा जाता है। तो ये कौन है दोस्तों, ये ब्राउन ड्वार्फ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सी हो जाएगा, 48 सी। आगे देखा जाए अगर 1949 वाले में क्या कर रहे हैं, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके संबंध में 2 कथन दिए गए हैं, पढ़कर सही उत्तर देना है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में जनरल हीरोज से युद्ध लड़ा, जी बिल्कुल। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहाउद्दीन खान ने किया था, तो यस, तो बहाउद्दीन खान ने नहीं किया था दोस्तों, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका केवल स्टेटमेंट ए हो जाएगा, पहला वाला।
आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, ये 150 वाले लास्ट प्रश्न में आपको करे हैं, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम से संबंधित यहाँ पूछा जा रहा है। केजरीवाल दोस्तों इसी की राजनीति करते हुए आए थे राजनीति में, तो लोकपाल की जब मांग की चल रही थी 2013 में, तो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, इससे एक प्रश्न बनता है। सबसे पहले ये लोकायुक्त कहाँ बना था? तो अधिनियम पारित हुआ था ओडिशा में, लेकिन बनाया था महाराष्ट्र ने सबसे पहले। तो लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यस, ये तो सही है। प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे से पूर्णतः बाहर है, तो नहीं। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों देखा हम लोगों ने, ये अपनी आज जो पार्ट 2 की ये जो टेस्ट सीरीज थी अपनी पहली वाली, तो इसका पार्ट 2 हमने बहुत ही भली भांति से कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं अब अगले टेस्ट सीरीज में। धन्यवाद।